ठीक है, लाइट के चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो बेसिक रूप से आपको ध्यान ये रखना है कि लाइट का जो बिहेव है वो एक किरण के रूप में है क्लास करने में। ठीक है, इंटर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वेव, रेज, इन सारी चीजों के बारे में मतलब आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें मेन चीजें जैसे लाइट का जैसे न्यूमेरिकल जो लोग गलत कर रहे हो, रिफ्लेक्शन का, अपूर्णांक का न्यूमेरिकल, तो अपूर्णांक के न्यूमेरिकल में जब एक माध्यम का दूसरे माध्यम से जब तुलना करके अपूर्णांक निकले तो जिसके सापेक्ष पूछे यानी जिसके रिलेटिव मीडियम में पूछे, जैसे क्वेश्चन था पानी के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, तो क्वेश्चन उसमें कितना दिया था, जैसे बोला है, देखो कह रहा है जल तथा कांच, जल बोला और कांच में बोला, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल जल में कितनी दी है, जल में प्रकाश की चाल दी है 2.25 into 10 to power 8 और ये दिया है मीटर पर सेकंड में दिया है। ऐसे फिर कांच में दिया है, इसमें दिया है 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है अपूर्णांक ज्ञात कीजिए पानी के सापेक्ष कांच का। तो देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, समझ लीजिए ये एक सेपरेटर है किसी माध्यम का, जिसके ऊपर वाले का माध्यम कुछ अलग है, नीचे का माध्यम अलग है। अब ऐसे मान लीजिए प्रकाश की किरण निकली, जिस बिंदु पे आगे किरण टकराती है वहां से अभिलंब गुजारा जाता है और अभिलंब होता है उस माध्यम से कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री। अब इसमें कई टाइप के देखो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इस तरीके का अपूर्णांक पूछ सकता है, दूसरे तरीके से आप कोण भी दे सकता है, समझ पाए ना, यहाँ कोण दे दे, यहाँ कोण दे दे। अब ये अगर ये माध्यम समझ लीजिए 1 और ये वाला तो माध्यम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब तक प्रकाश की किरण दो माध्यमों से अलग अलग प्रकार के माध्यमों से नहीं गुजरेगी तब तक अपूर्णांक की घटना घटित नहीं होगी। तो अपूर्णांक के लिए प्रकाश को कम से कम कितने माध्यमों से होकर गुजरना है, 2, और दोनों माध्यम अलग अलग तरह के होने चाहिए, समझ पाए ना। तो उस हिसाब से माध्यम को कैटेगराइज किया गया, सघन माध्यम और डेंसर और रेयर मीडियम में कैटेगराइज किया गया। अब अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो आपको इतना कॉमन कांसेप्ट लगाना है कि जैसे मान लीजिए दिया है जल में प्रकाश की चाल 2.25 दिया है, कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ दिया है, यानी कि इन दोनों में अगर आपको पता लगाना हो, कोई पूछ बैठे कि बताइए कौन सा माध्यम, इन दोनों में कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है, तो कैसे आप पता पाएंगे, बताइए। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो वो माध्यम विरल, समझ पाए ना, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वो माध्यम सघन, ठीक है। अब इसमें कितना है 2 × 10⁵ into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड, यानी ये कैसा माध्यम बनेगा आपका विरल, ठीक है, और ये कैसा बनेगा सघन माध्यम। इसमें कम है ना, इसमें कम है यानी कि डेंसर मीडियम है, इसमें ज्यादा है ये रेयर मीडियम, समझ पाए ना, इस तरीके से। अब जब आप पानी को, आपको ये पता चल गया कि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻⁴ है और कांच में प्रकाश की चाल 2 है, तो पानी के सापेक्ष कांच का पूछ रहा है, यानी कि प्रकाश की किरण किससे होकर किस में जानी चाहिए, पानी से होकर कांच पे जानी चाहिए, समझ पाए ना। यानी ई वाला माध्यम आपका जो 1 वाला है ये है पानी और माध्यम 2 वाला क्या है, कांच। ये समझ पाए क्या, ये दो माध्यम हो गए। अब देखो अगर मान लो अभी जो क्वेश्चन सिर्फ ये आसान, इसमें बहुत सारी चीजें घुमा सकता है, आपसे कह देता है कि इसके लिए किरण आरेख बनाइए, ठीक है, तो आपको किरण भी बनाना पड़ता है, ये पूछ लेता कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा माध्यम विरल होगा। तो अब पूछ, अगर मान लो पूछता है तो बता ले जाओगे ना, डाटा आपको दिया है, डाटा देखे जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो विरल, जिसमें कम हो सघन, बस सिंपल सा दिमाग लगाए। अब किरण आरेख बनाना है तो आपको फिर से ये ध्यान रखना है कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल अधिक होगी तो प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब से दूर होगी और सघन माध्यम में वो अभिलंब के अपने मुख्य मार्ग से, मेन पाथ से। तो ऐसे मान लो अगर ये नहीं रहा होता तो इसका मेन पाथ ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना,
बिना डिविएट हुए, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, किससे आ रहा है, ये कैसा माध्यम है, पानी वाला। हाँ, पानी वाला है विरल, देखो पानी का है 2.25, कांच है 2। हाँ, ये है सेकंड। अब देखो, अगर इसका किरण आरेख खींच रहा है, ये अभिलंब है, तो विरल से किस में आ रहा है, सेकंड। इसको किधर जाना है, अभिलंब से, तो इसका मुख मार्ग है, तो ये ऐसे निकलेगा, ये किरण आरेख होगा। इसकी चीज समझ पाए। ये वाला कोण क्या होगा, ये आपतन कोण है, आपको डॉक्टर थोड़े मालूम है, बस आपको आई बना देना है। और ये देखो, ये वाला कोण कितना होगा। अब दूसरी चीज समझना, इतना ही पर कि हमेशा जो कोण बनेगा, चाहे आपतन कोण हो चाहे अपवर्तन कोण हो, किरण और अभिलंब रेखा, किरण और अभिलंब रेखा, समझ पाए ना, किसके किसके बीच, किरण और अभिलंब रेखा के बीच ही बनेगा। तो दूसरी चीज क्वेश्चन और कैसे बनेगा, ये वाला कोण आपको डायरेक्ट ना देके ये कोण दे दे, कहते ये 30 डिग्री है, और ये वाला कोण दे दे, कहते ये 60 डिग्री है। अब आपसे पूछे कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, अब आपको कोण दे दिया ऐसे, तो 90 में से 30 हां, ये पूरी कितनी 90 डिग्री, तो 90 में से कितना 30 माइनस, तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस 30, यानी ये हो गया 60 डिग्री। ऐसे ही 60, ये पूरा 90, तो ये बनेगा 90 माइनस 60, यानी ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ पाए, इस तरीके से। अब यहाँ जिसके साथ इसका पूछा, तो ये देखो, यहाँ जब कोण होगा तब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, sin i बाई sin i, ये तो स्नेल्स लॉ है। तो sin i की वैल्यू यहाँ रखिए, sin i की जगह कितना 60 और r की जगह 30, वैल्यू रखो। sin 60 की वैल्यू 3/2 और 30 का 1/2, देखो 2 से 2 √3 आंसर हो जाएगा इसका। ये किसके सापेक्ष आया, पानी के सापेक्ष, पानी से आ रही है, तो पानी के, देखो अगर कांच के सापेक्ष पानी पूछ रहा है, तो जब दो माध्यमों का पूछे तब का कंडीशन हो, ये फार्मूला है जब वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का चाल निकालना हो। समझ पाए ना, वायु के सापेक्ष जब किसी माध्यम में चाल निकालनी है, ये वायु है यानी निरपेक्ष, यहाँ से जो अपवर्तनांक, दो टाइप के अपवर्तनांक भी पड़े हो, निरपेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक कब होता है, जब किसी निर्वात के सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाए, तो वो कैसा अपवर्तनांक, निरपेक्ष के अलावा किन्हीं दो माध्यमों के सापेक्ष एक दूसरे से रिलेटिव अगर अपवर्तनांक ज्ञात किया जाए तो सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये वाले फार्मूले निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए ज्ञात किए जाएंगे। ठीक है, और इस वाले में देखो किसके सापेक्ष पूछा है, पानी के सापेक्ष W, और किसका पूछा है, ग्लास का, WNG, जल के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक। पहले कौन है, जल, तो जल किधर रहेगा, नीचे, जिसके सापेक्ष वो नीचे, तो इसकी वैल्यू कितनी है जल की, 2.25 गुणे 10 के घात 8। ये किसका है, ग्लास, कांच, तो 2 गुणे 10 के घात 8। इतना समझ पाए, देखो 10 के घात 8 ऊपर, 10 के घात 8 नीचे, कैंसिल। अब देखो कैलकुलेशन का भी एक तरीका होता है, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2.25, नीचे से कितने नंबर बाद पॉइंट है 2, तो यहाँ से हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, 100 बना दीजिए, 5 से डिवाइड करो पहले, जितना छोटा तुमको याद है, जितना बड़ा अगर याद है तो उतना याद करो। 25 से डिवाइड हो जाए तो 25 5 125, 25 6 150, बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा। 5 से डिवाइड, 5 4 जा 5 4 कैसे ना, 5 20 50 25, 5 से डिवाइड करोगे 20, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 9 45, 5 20, देखो 8 बटा 9 बटा, यानी कि ये ऊपर वाली वैल्यू कम है, नीचे वाली ज्यादा, तो पॉइंट में ही आना चाहिए आंसर, 0 से कम आना चाहिए, तो 1 से कम आना चाहिए। समझ पाए ना, जब भी भाग कर रहे हो, जैसे भाग किए थे नीरज ऊपर, ठीक है, डाटा ज्यादा ले आए, छोटे संख्या को बड़ी संख्या से भाग करोगे तो वैल्यू 1 से हमेशा कम आएगी, ठीक है। तो 9 से 8 को भाग करोगे 80, 9 8 72 ना, फिर कितना बचेगा, 80 में से घटाओगे 8, फिर 80, फिर 9 8 फिर भगाओ, भाग करो, फिर 9 8 रिपीट होगा। अच्छा, जो चीजें रिपीट होती है उनको क्या बोला जाता है बताओ, यहाँ कुछ मात्रक लिखे,
अपवर्तनांक दो माध्यमों के चालों का अनुपात है। तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट मीटर से मीटर पर सेकंड से कैंसिल, तो यूनिट इसका कुछ नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और चीजें तो बंद